जी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। भूगोल की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि भौतिक भूगोल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 में। तो चैप्टर नंबर 4 है हमारा महाद्वीपों और महासागरों का वितरण। इसके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले हम 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं जिनमें हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, अन्य और तथ्यों के बारे में जानने का प्रयास किया है। जो भी सौरमंडल के रहे हैं उनके बारे में जानने का प्रयास किया है, उनके बारे में जाना है। आज हम चैप्टर नंबर 4 हम कवर करने का प्रयास करेंगे, कुछ टॉपिक्स कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें जो चैप्टर का नाम है हमारा महाद्वीप और महासागरों का वितरण। तो इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जो हमारी पृथ्वी है, आप उसको देखते हैं, अगर एक नज़र देखेंगे तो हमारी पृथ्वी पर 2 भाग हमें देखने को मिलेंगे। एक होता है हमारा स्थलीय भाग, धरातलीय भाग, एक भाग देखने को मिलेगा आपको जलीय भाग। ठीक है, तो जो हमारा स्थलीय भाग है वो कुछ महाद्वीपों में विभाजित है और हमारा जलीय भाग है वो कुछ महासागरों में विभाजित है, बटा हुआ है। ठीक है, तो जो हम महाद्वीपों की बात कर रहे हैं तो कुछ महाद्वीप इस प्रकार से विभाजित हैं। एक बार हाईलाइट करेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है और अंटार्कटिका महाद्वीप है। इन सभी में सबसे बड़ा, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें, आकार की दृष्टि से बात करें, तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो हमारा एशिया महाद्वीप होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम महासागरों की बात करेंगे। महासागर क्या होते हैं? वास्तव में जलीय समूह है, आप जानते हैं। तो ये हमारा है अटलांटिक महासागर है। ठीक है, और भारत है, भारत के नीचे हमारा हिंद महासागर है, इसलिए इसका महासागर का नाम हिंद महासागर भी पड़ा है हिंदुस्तान की वजह से। ठीक है, और हम बात करते हैं हमारे एशिया के हम जाएंगे। अगर एशिया के हम पूर्व में जाएं और उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में जाएं तो हमें देखने को मिलेगा ये हमारा जो स्थान देखने को मिल रहा है, हमारा जो भाग है, ये जो हमारा भाग है ये हमारा प्रशांत महासागर के रूप में वर्णित है। ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये कहा जाता है, बहुत सारे भूवैज्ञानिकों ने, बहुत से भूगोलवेत्ताओं ने पृथ्वी की जो हमारे इस पृथ्वी पर हमारे जो महाद्वीप हैं इनकी एक दूसरे के सामने की आकृति को, बनावट को देखकर, इनकी साम्यता को देखकर बहुत से भूगोलवेत्ताओं ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है, ये अपने शब्दों में वर्णन करने का प्रयास किया है कि शायद ये प्राचीन समय पहले एक ही भाग होंगे या एक ही हिस्से होंगे, एक ही भूखंड से जुड़े हुए हिस्से थे, ऐसा उन्होंने वर्णन करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में सबसे पहले एक महान चित्रकार हुए हैं, मानचित्रवेत्ता हुए हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड ऑर्डेरियस, जिन्होंने 1596 ईस्वी में ये बताने का प्रयास किया था कि हमारा जो आज के महाद्वीप हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं ये पहले एक ही भूखंड के भाग थे। ठीक है, इसी क्रम में अल्फ्रेड वेगनर ने सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में इन महाद्वीपों के विस्थापन के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा जाता है इसके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अल्फ्रेड का सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ध्यान रखेंगे, और 1912 में इसको उन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो प्रथम बार किसने प्रस्तुत किया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। और कब किया था? 1912 ईस्वी में। ठीक है, 1912 ईस्वी में सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार अल्फ्रेड वेगनर ने ये वर्णन करने का प्रयास किया, ये बताया कि आज जो हमारे महाद्वीप देखने को मिलते हैं और आज हमारे जो जलीय भाग देखने को मिलते हैं महासागरों के रूप में, प्राचीन समय पहले, करोड़ों से वर्ष पहले ये एक ही भूखंड के हिस्सा थे और जो जलभाग है हमारा एक ही जलीय भाग का हिस्सा था। और इन्होंने ये बताया कि जो हमारा जलीय भाग था उस भूखंड के, यानी जो धरातलीय वाला भाग था उसके चारों ओर विद्यमान था। इस प्रकार से मान लीजिए उन्होंने कहा कि हमारा ये एक भूखंड था और इसके चारों तरफ क्या था? जलीय भाग था, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या था? जलीय भाग था। ठीक है, तो उन्होंने जो हमारा जलीय भाग था उसको क्या कहा जाता था? उसको क्या कहा था? पैंथालासा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जलीय भाग था उसको पैंथालासा कहा जाता था, और जो हमारा भूखंड था, एक धरातलीय भाग था, उसको पैंजिया कहा जाता था। जिसमें पैंथालासा का जो अर्थ है, पैंथालासा के अनुसार होता था एक महान या विशाल महासागर।
या उसी प्रकार हमारा जो पैंजिया था उसका अर्थ होता था एक महान या एक बहुत बड़ा विशाल भूखंड। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया, जो हमारा पैंजिया हमारा धरातलीय भाग था, उसमें विस्थापन शुरू हुआ। यानी ये दो भागों में बंटना प्रारंभ हुआ और दो भागों में बंटने के बाद ये इस प्रकार से दूसरी स्टेज हम दिखा रहे हैं इधर। तो दूसरी स्टेज क्या रहेगी, ये मान लीजिए जल है, जलीय भाग का, और जो हमारा पैंजिया था वो दो भागों में टूट गया। इस प्रकार से टूटेगा, मान लीजिए इस प्रकार से टूटेगा ये। इस प्रकार से अलग होना प्रारंभ होगा। 20 करोड़ वर्ष पहले की बात है। अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि इनमें विस्थापन हुआ, धरातलीय परिस्थितियों के माध्यम से विस्थापन हुआ और ये दो भागों में विभाजित हो गया। एक का विभाजित हो गया, ये दो भागों में देखने को मिला। एक भाग हमारा उत्तरी भाग बना, एक भाग हमारा दक्षिणी भाग बना। तो हमारा जो उत्तरी वाला भाग था उसको क्या कहा गया, लॉरेशिया कहा गया, लॉरेशिया कहा गया दूसरी स्थिति में। और जो हमारा दक्षिणी भाग था उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक है, और समय पश्चात बहुत समय अंतराल में क्या हुआ, लॉरेशिया और गोंडवाना विभिन्न भागों में विभाजित हो गए और विभिन्न भागों में विभाजित होने के साथ साथ ये आज के महाद्वीप बन गए। और इनके बीच में इनके चारों ओर जो जलीय भाग था उन्होंने क्या है, इनका स्थान इनके आसपास की स्थिति को भर दिया। कैसे, मान लीजिए जैसे ये भाग रहा होगा तो जल कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अगर मान लीजिए इसको दो भागों से विभाजित कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो ये वाला जल कहाँ जाएगा, इस प्रकार से चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे आज के जो महाद्वीप देखने को मिलते हैं ये इस प्रकार से बने हैं। ठीक है, ये अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने बताया है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब हमने बात तो कर ली, अल्फ्रेड महोदय ने बताया है कि भी हाँ ये महाद्वीप हमारे अलग हुए हैं, लेकिन इस बात के लिए उन्होंने बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने कुछ प्रमाण भी दिए हैं जो इस बात को बताने का प्रयास करते हैं कि जो महाद्वीप आज देखने को मिलते हैं वास्तव में या बहुत समय पहले लगभग एक ही भाग का हिस्सा रहे होंगे, या निश्चित रूप से एक ही भूखंड के हिस्सा थे, या एक ही जलीय भाग के, आज के जो महासागर हैं वो एक ही जलीय भाग के हिस्सा थे। तो उसके लिए उन्होंने कुछ प्रमाण दिए हैं। तो अगला टॉपिक बनता है हमारा महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाण। ठीक है, यानी ऐसे कुछ प्रूफ्स हैं यहाँ पर जो ये बताने का, इनके माध्यम से हम ये समझेंगे कि आज के जो महाद्वीप हैं वो वास्तव में पहले एक ही भूखंड के हिस्सा रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा प्रमाण है यहाँ पर, सबसे पहला प्रमाण है यहाँ पर महाद्वीपों में साम्य, महाद्वीपों में साम्य। ठीक है, महाद्वीपों में साम्य। तो महाद्वीपों में साम्यता का मतलब एक बार पहले समझ लेना है। महाद्वीपों में साम्यता का मतलब है, अगर हम जो थोड़ी देर पहले जो मैंने भी मैप बनाया था उसमें हमने कहा था अगर उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के दोनों के आमने सामने के, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट की बात करें और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट की बात करें और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के हम पूर्वी तट की बात करें, अगर इन दोनों के हम देखें आपस में सामने देखें तो हमें इन दोनों में साम्य नजर आएगा। साम्य नजर आएगा मतलब, साम्यता का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं इस डस्टर को यहाँ से तोड़ूंगा तो इसकी आकृति ऐसी होगी कि अगर मैं इसको दोबारा से जोड़ने का प्रयास करूंगा तो जहाँ जहाँ जिन जिन भागों से जिन जिन स्थानों से टूटेगा, टूटने वाले जो स्थान है वो वहीं जाकर के उसमें फिट हो जाएंगे, अपनी साम्यता बिठा लेंगे। तो ये बात कही जाती है कि जो हमारे महाद्वीप है उनमें साम्यता है। साम्यता मतलब अगर हम इस वाले तट को इस वाले तट से मिलाएं और मिलाने का प्रयास करें तो वो उसमें फिट हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि फिट तभी होगा ना जब जैसे कि उसके भाग से वो अलग हुआ होगा। मान लीजिए अगर हम इन दोनों भागों को मिलाएं तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें अलग अलग साम्यता हो रही है। ठीक है, या दो दृष्टों को मिलाने का प्रयास करेंगे तो नहीं मिल पाएंगे। तो प्रैक्टिकली यहाँ पर देखने की बात कर रहे हैं कि अगर इन दोनों को मिलाएं तो हमें एक दूसरे में साम्यता नजर आएगी और मिलाते हुए जब उनको जोड़ेंगे तो वो एक दूसरे में समाहित भी हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं हम साम्यता। तो साम्यता ये हमारे महाद्वीपों के विस्थापन के संबंध में है, लेकिन ये बता रहा है, ये जो प्रमाण है ये बताने का प्रयास कर रहा है कि वहाँ प्राचीन समय में विस्थापन, महाद्वीपों में विस्थापन हुआ है
और जबकि जो हमारे प्राचीन समय में जो हमारे महाद्वीप थे वो भी एक ही भूखंड के हिस्सा थे। इसके लिए सबसे पहले एक भूगोलवेत्ता हुए हैं बुलार्ड महोदय। बुलार्ड महोदय ने 1964 ईस्वी में 1964 ईस्वी में कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से जो हमारा उत्तरी अमेरिका तट था और हमारा अफ्रीका महाद्वीपीय तट था, उन दोनों को मिला करके एक ऐसा मानचित्र बनाया। जब मानचित्र को देखा तो वो देखने में नजर आया कि जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है और अमेरिका महाद्वीप का तट है, दोनों एक दूसरे के साथ समाहित हो गए। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है महाद्वीपीय के संबंध में प्रमाण है, जो महाद्वीप में साम्यता का मतलब होता है, जो बताता है हमारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए हैं। तो साम्यता का मतलब यहाँ आपको समझ में आ जाना चाहिए, यानी महाद्वीपों में साम्यता हमें देखने को मिलती है और ये साम्यता महाद्वीपों को प्राचीन समय में एक होने का प्रमाण देती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगला पॉइंट आता है, अगला प्रमाण आता है महाद्वीपों की चट्टानों में समानता। महाद्वीपों के पार चट्टानों की आयु में समानता। ठीक है, तो आप जानते हैं आयु में समानता का मतलब समान आयु से होता है। तो पहले आप जान लीजिए, आप जानते हैं कि आधुनिक समय में रेडियोमेट्रिक विधि से किसी भी प्राचीन काल के तत्व की या जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी हमारी चट्टानें होती हैं, उनकी हम आयु निर्धारित कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो रेडियोमेट्रिक विधि के माध्यम से आयु निर्धारण कर सकते हैं। तो ये कहा जाता है कि 200 वर्ष पुरानी जो चट्टानों की जो एक परत है, एक परत ब्राज़ील महाद्वीप के तट पर मिली, ब्राज़ील के तट पर मिली है और एक परत हमारी अफ्रीका के तट पर मिली है। ठीक है, तो इन दोनों चट्टानों की, इन दोनों तटों पर पाए जाने वाली चट्टानों की जो आयु है वो समान है, एक समान है, बिल्कुल भी उनमें अंतर नहीं है। तो आयु में समानता है, तो ऐसा तो नहीं है कि चट्टानों में बनने में अलग अलग समय लगा होगा। तो ये जो आयु में समानता है ये दिखाती है कि हो सकता है कि जो ये महाद्वीप अफ्रीका के तट पर चट्टानें पाई जाती हैं और ब्राज़ील के तट पर जो चट्टानें पाई जाती हैं, संभवतः पहले वो एक साथ जुड़ी होंगी, बाद में अलग हुई हैं, इसलिए उनकी आयु लगभग समान ही पाई गई है। ठीक है, तो ये बात हमारी जो महाद्वीपों के पास चट्टानों की आयु में समानता है, ये बताने का प्रयास करती है कि प्राचीन समय में हमारा जो धरातलीय भूखंड है महाद्वीप के रूप में, वो एक ही भूखंड के भाग थे। तो आयु में समानता ये भी आपको एक प्रमाण के रूप में हमें बताती है, यानी ये बताती है कि प्राचीन समय में महाद्वीपों में विस्थापन हुआ है, यानी जो एक भूखंड था वो टूट करके अन्य भागों में विभक्त हुआ है। ठीक है, देख लीजिए अगला तीसरा पॉइंट आता है। इसमें तीसरा प्रमाण हमारा आता है टिलाइट। आप जानते हैं टिलाइट एक पदार्थ है, उसके बारे में वो हमें किस प्रकार से बताएगा कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है या प्राचीन समय में सारे महाद्वीप एक ही साथ थे। तो देखिए टिलाइट जो है एक प्रकार की चट्टानें हैं, ठीक है, और जो चट्टानें केवल हिमाच्छादन के माध्यम से बनती है, हिम के द्वारा आच्छादित होकर के बनती है। तो ये चट्टानें हमारे भारत में यानी गोंडवाना क्षेत्र में भारत में पाई जाती है और भारत के साथ साथ भारत के दक्षिण गोलार्ध के 6 अन्य भागों में पाई जाती है। जबकि ये जो हमारी टिलाइट चट्टान है केवल और केवल हिमाच्छादन के माध्यम से ही बनती है। तो ये अन्य अन्य भागों में पाई जाती है। इसी प्रकार फॉकलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अन्य अफ्रीका में अन्य जगह भी पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं इनमें ये बात लॉजिक है, ये बात देखने को मिलती है भी हो सकता है कि सारी चट्टानें पहले हिमाच्छादन के माध्यम से एक जगह स्थान पर बनी हो, एक स्थान पर बनने के साथ साथ फिर वो विभक्त हुआ हो और धीरे धीरे फिर वो अन्य भागों में बढ़ गया हो। तो ये जो हमारा टिलाइट नामक चट्टान है ये प्रमुखतः हिमाच्छादन के माध्यम से बनती है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर जगह जाकर के हिमाच्छादन हो गया हो। हिमाच्छादन होने के लिए भी आप जानते हैं एक ऊंचा स्थान होना आवश्यक है, पर्वतीय क्षेत्र होना आवश्यक है, ऊंचा स्थान होना आवश्यक है जहाँ हिम गिर सके। ठीक है, तो ये इस बात की ओर इशारा करती है कि संभवतः ये सारे भाग एक साथ रहे होंगे, एक ऊंचे भूखंड का हिस्सा रहे होंगे, हिमाच्छादन हुआ होगा, हिमाच्छादन के बाद टिलाइट नामक चट्टान बनी होगी, उसके बाद कुछ समय पश्चात ये जो भाग है धीरे धीरे उस भूखंड से अलग हो गए होंगे, जो आज के महाद्वीप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा नंबर 4 हमारा प्रमाण आता है। नंबर 4 क्या आता है? नंबर 4 हमारा प्रमाण है
प्लेसर निक्षेप, ठीक है, प्लेसर निक्षेप। तो प्लेसर निक्षेप क्या है? वास्तव में प्लेसर निक्षेप का मतलब सोने के निक्षेपों से है। सोना आप जानते हैं जो तत्व है उसके निक्षेपों से है, और ये घाना के तट पर पाए जाते हैं इसके निक्षेप। निक्षेप के अब जहाँ आप जानते होंगे निक्षेपण की प्रक्रिया से बनने वाले तत्व निक्षेपण होता है, उसके बाद निक्षेप बनते हैं। तो प्लेसर निक्षेप घाना के तट पर पाए जाते हैं, और लेकिन जिन चट्टानों से ये निक्षेप बनने चाहिए वो वहाँ पर उपस्थित है ही नहीं। और ये बात देखने को मिलती है कि ये जो हमारे प्लेसर निक्षेप ये घाना के तट पर पाए जाते हैं, लेकिन जिन चट्टानों से ये बनने चाहिए बनते हैं वो ब्राज़ील के तट पर पाई जाती है, जबकि ब्राज़ील और घाना का तट बहुत बहुत दूर है। तो ये जो बात है ये इस बात को इंगित करती है कि ये उस समय निक्षेप बने होंगे जब घाना का तट हमारा ब्राज़ील के तट के समीप रहा होगा, पास रहा होगा, जुड़ा रहा होगा, और उन चट्टानों से जहाँ मतलब ब्राज़ील के तट पर जहाँ पर ये प्लेसर के शैलें पाई जाती हैं, जहाँ पर निक्षेप के बनने वाली चट्टानें पाई जाती हैं, उन चट्टानों से निक्षेप हुआ होगा, घाना के तट पर फैला होगा, और घाना का तट अब दूर होकर के विस्थापन के माध्यम से अलग हो गया होगा, ठीक है। तो जो प्लेसर निक्षेप हैं ये वास्तव में इस बात को इंगित करते हैं कि आज का जो महाद्वीप है वो विस्थापन हुआ है, यानी प्लेसर निक्षेप घाना के तट पर पहुंचना और ब्राज़ील के तट से अलग होना एक विस्थापन प्रक्रिया को प्रदर्शित करती है, और ये भी प्रदर्शित करती है कि वास्तव में पहले एक ही भूखंड के हिस्सा थे, एक ही भूखंड के भाग रहे थे। अगला नंबर 5 पॉइंट आता है हमारा, नंबर 5 प्रमाण में आता है हमारा जीवाश्मों का वितरण। जीवाश्मों का वितरण, जीवाश्मों का वितरण किस प्रकार से बताएगा कि प्राचीन समय में महाद्वीप एक साथ थे। तो ये जो प्रमाण है ये बताएगा किस प्रकार से। देखिए विभिन्न स्थानों पर हमारे जो महाद्वीप पाए जाते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के जीवों के जीवाश्म अलग अलग अन्य स्थानों पर मिलते हैं। जैसे एक पार्टिकुलर जीवाश्म है लेमूर, जो कि भारत में, अफ्रीका में और मेडागास्कर के तटों पर पाया जाता है। जबकि ये बात वैज्ञानिकों ने सिद्ध की है कि सारे के तीनों जो हमारे भूखंड हैं ये एक साथ मिले हैं, और इन तीनों भूखंड के मिलने के साथ हमारा लेमुरिया के विस्थापन की बात उन्होंने की है। लेमुरिया की उपस्थिति की उन्होंने बात की थी कि लेमुरिया एक पार्टिकुलर स्थान पर ही पाए जाने वाला जीवाश्म था, लेकिन 3 अन्य भागों में कैसे विभाजित हो गया। इसी प्रकार से एक अन्य जीवाश्म है मेसोसारस, जो कि एक प्रकार का रेंगने वाला जीव है, जो प्रमुखतः एक खारे पानी में पाए जाने वाला जीव है, जो प्रमुखतः एक ही स्थान पर पाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आज देखने को मिलता है कि इसकी अस्थियां दक्षिणी अफ्रीका के केप प्रांत में और ब्राज़ील के इराइवर प्रांत में मिलती हैं, जबकि ये जो दोनों प्रांत हैं एक दूसरे से लगभग 4800 किलोमीटर दूर हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार, यानी इन अस्थियों को कौन ले गया, दूसरे दोनों तटों पर कौन ले करके गया होगा? ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति वहाँ पहुँचा करके आया होगा। यानी ये सिद्ध होता है कि सारे के सारे जो महाद्वीप है, भूखंड एक साथ जुड़े होंगे, और वहाँ पर जो रेंगने वाला जीव उत्पन्न हुआ होगा उसकी अस्थियाँ वहाँ पर बिखर गई होंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में, और इस वीडियो को आप पढ़िएगा, ठीक से कवर कीजिएगा, और कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।